Hello students, welcome to my channel Study Simplicity. वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फंक्शनिंग ऑफ किडनी। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि किडनी क्या होती है और किडनी के फंक्शनल यूनिट जो है नेफ्रॉन, उसके बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ लिया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं और किस तरह से वो हेल्प आउट करते हैं ब्लड की प्यूरिफिकेशन में और यूरिन की फॉर्मेशन में। तो अगर हम फंक्शनिंग ऑफ किडनी में बात करें तो सबसे जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का जो मेन फंक्शन वो है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन की फॉर्मेशन। और यूरिन फॉर्मेशन के साथ साथ किडनी क्या करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करती है। ब्लड के अंदर से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, यूरिया है, यूरिक एसिड है, उसको रिमूव करने में हेल्प आउट करती है। तो यूरिन की जो फॉर्मेशन है ये बेसिकली 3 स्टेप्स में होती है। यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स में ये जो प्रोसेस है यूरिन की फॉर्मेशन का, ये जो है वो कंप्लीट होता है। तो इनमें जो सबसे पहला प्रोसेस है उसको हम नाम देते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन का, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज़ प्रेशर फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारे पास है वो है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और थर्ड पे हमारे पास है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ये हमारे पास बेसिकली 3 स्टेप्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं यूरिन की फॉर्मेशन के दौरान। अब नेक्स्ट हम बारी बारी इन तीनों स्टेप्स को डिस्कस करते हैं डिटेल में और देखते हैं कि इनके दौरान जो है वो कौन कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो रिमूव किए जाते हैं। हम लोग प्रीवियस जो है वो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी दैट इज़ नेफ्रॉन, दैट इज़ नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन किडनी के अंदर कहाँ होते हैं? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास किडनी है, ये हमारे पास जो है उसके अंदर रीनल पायरामिड्स, जो कि कॉन शेप्ड स्ट्रक्चर है। और यूरिन की फॉर्मेशन के बाद जो सारा यूरिन है वो इन्हीं कॉन शेप्ड स्ट्रक्चर से होता हुआ पेल्विस वाले एरिया में जो है वो इकट्ठा होता है। तो ये हमारे पास क्या है, रीनल पायरामिड्स। अब जो रीनल पायरामिड्स हैं इनके अंदर हमारे पास जो नेफ्रॉन है, एक किडनी के अंदर एक किडनी के पास 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। अब वो कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये हमने बनाया है रीनल। अच्छा, हम ना इसके फर्दर पार्ट्स किडनी के वो एलेबोरेट करते हैं पहले। अब हमारे पास नेफ्रॉन कहाँ पे होते हैं, ये हमारे पास नेफ्रॉन ऐसे रीनल मेडुला वाले एरिया से स्टार्ट हो रहे हैं और पायरामिड्स के अंदर जो है वो लूप ऑफ हैनले मौजूद होगा। तो इस तरह से एक किडनी के पास मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होंगे। ये सारे के सारे नेफ्रॉन्स जो है यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट के ज़रिए जो यूरिन की फॉर्मेशन होगी, वो मिलियंस ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स अपना सारे का सारा जो यूरिन है वो पायरामिड्स की तरफ देंगे। पायरामिड्स उसको दे देंगे टुवर्ड्स द, यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप टुवर्ड्स द पेल्विस। पेल्विस में इकट्ठा हो जाएगा सारा यूरिन और फिर इसको यूरेटर के ज़रिए से फर्दर आगे मूव करवा दिया जाएगा। अब पहले हम देखते हैं कि यूरिन की फॉर्मेशन होती कैसे है और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो वो मौजूद होती हैं।
ओके, ये हमारे पास नेफ्रॉन है। इसके हम फर्दर जो पार्ट्स हैं उनको डायग्राम में एलेबोरेट कर लेते हैं। दिस वन इज बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल। ये हमारे पास क्या है, ग्लोमेरुलस। इसके बाद ये हमारे पास क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दिस वन इज डिसेंडिंग लिम्ब। और ये वाला जो एरिया है इसको हम कहेंगे असेंडिंग लिम्ब। और इन दोनों को मिलाकर हम नाम देंगे ये सारे एरिया को लूप ऑफ हेनले। ये वाला जो एरिया है इसको हम कहेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये वाला जो एरिया है इसको हम नाम देंगे कलेक्टिंग डक्ट का। ये सराउंडिंग में जो सारी है ये ब्लड कैपिलरीज है। अब हमारे पास जो नेफ्रॉन है इसके अंदर ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने समझना है, यहाँ पे हमारे पास दो आर्ट्रियोल्स भी होते हैं नेफ्रॉन के पास। कि दो आर्ट्रियोल्स कौन कौन सी हैं जी, एक है एफरेंट आर्ट्रियोल और एक है इफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल ऐसी आर्ट्रियोल है जो वुमेन्स कैप्सूल के पास यहाँ पे अंदर एंटर होती है और डिवाइड होकर कैपिलरीज का एक बंच बनाती है। इस बंच ऑफ कैपिलरीज को नाम देते हैं ग्लोमेरुलस। उसके बाद ये जो हमारे पास कैपिलरीज है ये ज्वाइन करके एक और आर्ट्रियोल बनाती है जिसे कहते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। और इफरेंट आर्ट्रियोल नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट है जिसमें हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ये सारे पार्ट आ जाते हैं। यहाँ पे एक कैपिलरीज का नेटवर्क बनाती है जो कि क्या करता है, हेल्प आउट करता है फर्दर आगे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी रीएब्जॉर्प्शन में। तो यहाँ पे हमारे पास दो आर्ट्रियोल है, एक है एफरेंट आर्ट्रियोल और एक है इफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल डिवाइड होकर कैपिलरीज का बंच बनाएगा जिसे कहा ग्लोमेरुलस। इफरेंट आर्ट्रियोल डिवाइड होकर हमारे पास क्या करेगा, एक कैपिलरीज का नेटवर्क बनाएगा जो नेफ्रॉन के सारे ट्यूबुलर एरिया को सराउंड करेगा। अब ये दोनों आर्ट्रियोल बनी किससे, ये दोनों आर्ट्रियोल बनी है रीनल आर्टरी से। रीनल आर्टरी हम लोगों ने किडनी वाले डायग्राम में भी सीखा था कि जो हमारे पास यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये जो हाइलम वाला एरिया यहाँ से रीनल आर्टरी एंटर होती है। रीनल आर्टरी ये लेकर आती है ब्लड को, कौन से ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनीज के पास। तो रीनल आर्टरी जैसे ही फर्दर किडनी के अंदर एंटर होगी तो ये यहाँ पे फर्दर स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड होती जाएगी। ये जो स्मॉलर ट्यूब्स हैं इनको हमने नाम दे दिया आर्टेरियोल्स। अब ये आर्ट्रियोल्स जितने नेफ्रॉन है उतनी ही आर्ट्रियोल्स होंगी क्योंकि हर आर्ट्रियोल ने नेफ्रॉन के पास जाना है। तो एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन है तो एक किडनी के पास आर्ट्रियोल्स भी कितनी होंगी, 1 मिलियन आर्ट्रियोल्स, क्योंकि हर नेफ्रॉन को ही एक आर्ट्रियोल की ज़रूरत है। तो हर नेफ्रॉन के पास आर्ट्रियोल होगी। आर्ट्रियोल डिवाइड होके कैपिलरीज का एक बंच बनाएगी, उस बंच को ग्लोमेरुलस कहेंगे। कैपिलरीज का बंच दोबारा से ज्वाइन करेगा, इफरेंट आर्ट्रियोल बनाएगा। वेन नहीं बना रहा अभी, इफरेंट आर्ट्रियोल बनाएगा। इफरेंट आर्ट्रियोल फर्दर डिवाइड होकर कैपिलरीज का एक और नेटवर्क बनाएगी जो कि ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन के सराउंडिंग में मौजूद रहेगा। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है। ओके जी, सबसे पहला जो स्टेप था वो हमारे पास था प्रेशर फिल्ट्रेशन। अब अगर हम प्रेशर फिल्ट्रेशन की बात करें तो हमारे पास जो यहाँ पे कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है वो अंडर द हाई प्रेशर है। अब हाई प्रेशर वाला जो ब्लड है होगा क्या, हमारे पास ये जो वुमेन्स कैप्सूल है ब्लड के अंदर से जितने भी ग्लूकोज है, वाटर है, वेस्ट प्रोडक्ट है वो सारे मूव कर जाएंगे, डिफ्यूज़ कर जाएंगे टुवर्ड्स द वुमेन्स कैप्सूल। तो यहाँ पे ब्लड के हाई प्रेशर की वजह से, क्योंकि आर्टरीज के अंदर वैसे भी जो ब्लड है अंडर द हाई प्रेशर होता है। क्यों अंडर हाई प्रेशर होता है, क्योंकि इनके पीछे एक पंपिंग ऑर्गन हार्ट लगा हुआ है। तो हार्ट में से जो ब्लड आ रहा है वो पंप होके आ रहा है, तो इस वजह से आर्टरीज के अंदर जो ब्लड है वो अंडर द हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर वाला ब्लड जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा
तो ब्लड के अंदर से जितनी भी वाटर है, जितना भी ग्लूकोज है, यूरिया है, आइंस हैं, हाइड्रोजन आइंस हैं, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स मूव कर जाएंगे टूवर्ड्स द वुमेन्स कैप्सूल। तो यहाँ पे इतना ये जो एरिया है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर की वजह से जो मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, इसे हम नाम देंगे प्रेशर फिल्ट्रेशन का। तो प्रेशर फिल्ट्रेशन किस एरिया में होगी? इस एरिया में। तो यहाँ हम 1 लिख देते हैं। 1 का मतलब क्या है? पहला स्टेप जो कि है प्रेशर फिल्ट्रेशन का, जो कहाँ पे होगा? वुमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के पास। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें, दैट इज सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। थर्ड स्टेप भी हम लिख लेते हैं, फिर बाद में उसको एलेबोरेट कर लेंगे डायग्राम में। दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में हमारे पास यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल आ गया, ग्लूकोज आ गया, वाटर आ गया, आइंस आ गए। अब ये वाटर, ग्लूकोज, आइंस यहाँ पे आगे फर्दर मूव करेंगे नेफ्रॉन के अंदर। क्यों मूव करें? क्योंकि इनका जो टारगेट है, इन्होंने जाना है कलेक्टिंग डक्ट तक, ताकि कलेक्टिंग डक्ट सारे का सारा ये जो भी वेस्ट मटेरियल है इसको ड्रेन करें। कहाँ पे ड्रेन करें? ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये ड्रेन करेंगे यहाँ पे पायरामिड्स में, और पायरामिड्स इसको ड्रेन कर देगा टुवर्ड्स द पेल्विस, और वहाँ से यूरिटर के पास जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो सारे मटेरियल्स पहुँचेंगे ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन के पास, यहाँ इस वाले एरिया में। तो यहाँ पे हमारे सराउंडिंग में जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो क्या करेंगे? कुछ मॉलिक्यूल्स को दोबारा से रीएब्जॉर्ब करेंगे। ऐसे मॉलिक्यूल्स को रीएब्जॉर्ब करेंगे जिनकी अभी बॉडी को ज़रूरत है, जो बॉडी के लिए अभी बेनिफिशियल है, जो बॉडी के अंदर जो ऑस्मो रेगुलेशन है उसके लिए ज़रूरी है, बॉडी के अंदर होम्योस्टेटिक कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रीएब्जॉर्ब होंगे। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स रीएब्जॉर्ब होंगे? रीएब्जॉर्प्शन किस किस मॉलिक्यूल की होगी? ग्लूकोज की हो जाएगी मेनली, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ सॉल्ट्स की रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी। ऐसी चीज़ें जो होम्योस्टेटिक कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए बॉडी को चाहिए। अब यहाँ पे होगा क्या? ये वाला जो प्रोसेस है जो कि है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, इसके दौरान तकरीबन 99% ऑफ द मॉलिक्यूल्स सारे के सारे रीअब्जॉर्ब होंगे। यानी यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल्स आए थे वेस्ट मटेरियल के तौर पे, उनमें से 99% दोबारा से ये वाले जो ब्लड कैपिलरीज हैं वहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। यहाँ से रिलीज़ किए गए वेस्ट समझ के, लेकिन यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज हैं उन्होंने डिटेक्ट किया कि नहीं, वाटर की ज़रूरत है, ग्लूकोज की ज़रूरत है। तो जो मॉलिक्यूल्स हमारे काम के थे वो सारे मॉलिक्यूल्स ब्लड ने दोबारा से अपने अंदर रीअब्जॉर्ब कर लिए, ऑस्मोसिस के ज़रिए, डिफ्यूजन के ज़रिए और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस के ज़रिए। अब जो प्रॉक्सिमल हमारे पास कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑब्जर्व करेगा ग्लूकोज को। ये वाला पोर्शन यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज हैं ये किस चीज़ को रीअब्जॉर्ब करेंगे? ये करेंगे रीअब्जॉर्ब ग्लूकोज को। ठीक है, ग्लूकोज को। अब ये जो हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब है ये रीअब्जॉर्ब करेगा वाटर को। ये हमारे पास जो असेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब जो है ये रीअब्जॉर्ब करेगा सॉल्ट्स को। तो इस तरह से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को दोबारा से ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब कर दिया जाएगा, और इसको नाम देंगे हम सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो ये जो प्रोसेस है ये होगा हमारे पास। ओके, इसके अलावा हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ जो वाटर है वो यहाँ पे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सराउंडिंग में भी ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो मौजूद होंगी। तो यहाँ तक नेटवर्क जो है वो फैला हुआ होगा, यहाँ पे भी कुछ मॉलिक्यूल्स की रीअब्जॉर्प्शन होगी। तो यहाँ तक ये जो सारे का सारा यहाँ तक ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर जो सारी की सारी रीअब्जॉर्प्शन होगी, ये है स्टेप नंबर 2। अब इसके बाद जो थर्ड है हमारे पास स्टेप है, दैट इज़ ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन में होगा क्या? जो भी यहाँ पे यहाँ से होता हुआ, ये देखिए यहाँ से होता हुआ सारे का सारा जो मटेरियल है, जो वेस्ट प्रोडक्ट जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा, अभी जैसे कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा तो इस सारे मटेरियल के अंदर हमारे पास आयंस होंगे, केराटिनिन होगा, उसके अलावा यूरिया होगा,
अब ये ऐसी चीज़ें जो कि हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, ये हमारे ब्लड में दोबारा से रीअब्ज़ॉर्ब नहीं हुई, तो ये जो सारे का सारा फ़िल्ट्रेट है, ये सारे का सारा जो फ़िल्ट्रेट है, ये मूव करेगा टुवर्ड्स द कलेक्टिंग डक्ट। तो ये जो फ़िल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट के अंदर मूव करेगा अब इसको हम नाम देंगे यूरिन का। अब ये कलेक्टिंग डक्ट की तरफ आ गया। अब सारी की सारी जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट देंगे यहाँ पे और यहाँ से होता हुआ यहाँ पे आएगा और इसको हम नाम देंगे यूरिन का। अब ये जो यूरिन है, ये क्या करेगा, ब्लड की जो नॉर्मल पीएच है उसको मेंटेन करने में हेल्प आउट करेगा। ब्लड की जो नॉर्मल पीएच होती है, पीएच ऑफ ब्लड वो होती है 7.37 टू 7.45। तो इसको नॉर्मल मेंटेन करने में यूरिन हेल्प आउट करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करेगा। होप सो यहाँ तक आपको लेक्चर समझ आ गया। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप वो कमेंट से पूछ सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। Thanks for watching. Like and share this video and subscribe to my channel.